नमस्कार। एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग शोर मचाकर काम करते हैं और कुछ लोग खामोश रहकर काम करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है ईमानदारी से काम करना। और जब कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए, मेहनत से किया जाए, तो उसका फल ज़रूर मिलता है, देर सवेर ही सही मिलता ज़रूर है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही साहित्यकार से जो खुद तो अधिक नहीं बोलते, लेकिन उनका काम बहुत अधिक बोलता है। सन 2021 में इन्हें साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित पुरस्कार, साहित्य अकादमी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। किताब थी डोगरी में लिखी गई कहानियों का संग्रह नमे टन्नर। जी हाँ, राज राही। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि आपका नाम है राज राही, वैसे आपका नाम है राजकुमार शर्मा। ये कलमी नाम आपने अपनाया। राही तखल्लुस किस लिए कि साहित्य की यात्रा बहुत लंबी हुआ करती है? हाँ राजेश्वर जी, मुझे लगता था कि मेरी ये जर्नी है बहुत लंबी होने वाली है, और इसलिए मैंने अपना नाम राही रखा, क्योंकि राही का काम है चलना, और राही को ये पता नहीं होता कि उसकी मंजिल उसे कब मिलेगी। मैं चल रहा हूँ, अभी मैं मंजिल के करीब नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ। और मुझे ये उपनाम मेरे किसी साथी ने कहा था कि जिन अपना नाम रखो, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव किस्म के आदमी हो और आप चलने में विश्वास रखते हो, काम करने में विश्वास रखते हो, तो आप जी अपना नाम राही रखो। आपका नाम जब भी लिया जाता है डोगरी कहानीकार के तौर पर, तो लोगों में ये कौतूहल होता है कि कहानी में कुछ अलग होगा, हटकर होगा। आम भाषा में कहें तो लोग आपको कहते हैं कि आप बोल्ड कहानी लिखा करते हैं, बोल्ड कंटेंट वाइज। जिंदा शहीद जो आपने कहानी लिखी, जिस कहानी से आपने साहित्यिक गलियारों में साहित्यकारों को झकझोर कर रख दिया था, तब काफ़ी देर पहले ये कहानी आपकी आई थी। उसके बाद आपने लगातार दिल को छू लेने वाली ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, मैन वीमेन रिलेशन हो या संवेदनाएं हो, अलग अलग किस्म के टॉपिक्स पे आपने कहानियाँ लिखकर एक मुकाम बनाया है अपने लिए कि लीक से हटकर कहानी लिखने वाला। आप इसको कैसे लेते हैं? पहले मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूं। जैसे आपने कहा कि बोल्ड कहानियाँ, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया हूँ बोल्ड क्या होता है, क्योंकि मैं एक साधारण कहानीकार हूँ और साधारण एक विषय लेता हूँ, उस पर कहानी लिखता हूँ। उसमें अगर कुछ शब्द जो प्रॉपर डोगरी में बोले जाते हैं हों, अगर अक्सर मेरी कहानियों आप देखेंगे, मेरी कहानियों में सच्चाई ज़्यादा होती है और कल्पना कम होती है। मैं नहीं समझता कि मैंने आज तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ लोग मुझे बोल्ड कहानीकार क्यों कहते हैं। ऐसा मैंने क्या लिख दिया है? अगर मैंने कुछ लिखा है, लोगों ने उसे समझा है, एक्सेप्ट किया है, तभी तो मेरी कहानी इतनी प्रचलित हुई थी। क्योंकि जिंदा शहीद नामक जो इस कहानी ने आपको साहित्य गलियारों में वो पहचान दिलवाई, डोगरी साहित्यकारों में बहुत कम लोग इतना दम रखते हैं कि ऐसी कहानी लिख जाए। क्योंकि अलग बाकी भाषाओं में ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन डोगरी भाषा में ये पहल आपने की, उसके बाद लोग लिखने लगे। राजेश्वर जी, कहानीकार, लेखक कोई बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता है। ये ऊपर से बनकर आता है, ये भगवान बनाता है। ये ताकत वो ईश्वर देता है। ईश्वर ने मुझे ताकत दी है लिखने की, तो मैं लिख रहा हूँ। जो मेरे मन में आएगा, जो मेरे दिमाग में आएगा, मैं लिखूँगा। हाँ, ये बात अलग है, डोगरी में किसी ने हिम्मत नहीं की, तो इसमें डर कैसा? अगर आपके दिमाग में आ रहा है, डर कैसा? सच्चाई लिखने में डर क्या है? क्यों नहीं लिखते आप? लिखो ना। इसका मतलब आप सही तरीके के लेखक नहीं हो, जो सिर्फ लोगों की टेस्ट को देखते हो। जो आजकल
गुजर रहा है, बीत रहा है, लोग हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, वो लिखो, ताकि वो लोगों को झकझोर कर रख दे। मैं तो वही लिखता हूँ जो मेरा मन करता है, जो मेरी आंखों से गुजरता है, जो मेरे दिमाग में घुस जाता है, वो मैं कागज़ों पर उतारता हूँ। इसमें बोल्डनेस हो। राजेश्वर जी, आप स्टूडियो में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप भी एक इतने बड़े साहित्यकार हैं। आपने कभी गांव में देखा होगा, जब बच्चा रोता है तो बूढ़ियाँ क्या कहती हैं? दूध पिलाओ? नहीं, मुझे नहीं कहती। आपकी बात सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि डोगरी साहित्यकार शायद कहना नहीं चाहिए, कुछ साहित्यकारों को छोड़ के या कहानीकारों को छोड़ के जिन्होंने मौजूदा दौर पे कहानियाँ लिखने की कोशिश की है। अलबत्ता कुछ कहानीकारों ने ऐसे प्रयास किए भी हैं, जैसे वेदराही जी हैं, उन्होंने भी बहुत दिल को झकझोरने वाले सब्जेक्ट्स पे काम किया है। आप भी लगातार काम कर रहे हैं इन कहानियों पे। कहानी के माध्यम से ये डोगरी साहित्य को समृद्ध करने वाली बात है। मेरा उस लिहाज से कहने वाला ये था कि डोगरी साहित्य में क्यों ना लिखा जाए, बोल्ड कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बोल्ड क्यों ना लिखा जाए, क्योंकि अब जैसे आपने खुद कहा कि अलग अलग भाषाओं में जो लिखा गया वो इसी कंसेप्ट पे लिखा गया। आप कला का कोई भी रूप ले लीजिए, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं कह सकते हम। तो डोगरी कहानी के सफ़र की बात करेंगे कि डोगरी कहानी का सफ़र माना जाता है कि सन 1947 में लिखित रूप में भगवत प्रसाद साठे जी के पहला फूल से शुरुआत हुई थी। उस कहानी के सफ़र को आज तक किस नज़रिए से आप देखते हैं? बात ऐसे है राजेश्वर जी, मैं भी किसी से इंस्पायर होकर ही कहानियाँ लिखने लगा था। मैं नावल पढ़ता था हिंदी के। बाद में मुझे बेदराई जी की किताब मिली, वो मैंने पढ़ी। मैंने सोचा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपनी मातृभाषा में लिखा जाए। और बहुत से ऐसे लेखक हैं, जैसे नरेंद्र खजूरिया जी हैं, छत्रपाल जी हैं, बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी डोगरी कहानी को समृद्ध किया हुआ है। आज भी जब लोग नरेंद्र खजूरिया का कास्तू का काला तितर पढ़ती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब छत्रपाल जी की चेता पढ़ी जाती है तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ओम गोस्वामी जी हैं जिन्होंने कहानी के सफ़र को जारी रखा हुआ है और लगातार लिख रहे हैं। और मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ इस फील्ड का, लेकिन मेरा भी ये प्रयास है, जब तक सांस है तब तक लिखना है और लिखते ही जाना है। ये नहीं देखना है कि बोल्ड लिखा है, क्या लिखा है, लिखते जाओ। लोगों को पसंद आना चाहिए, जाए लोगों की पसंद है। आपने कही बात मूर्तिकारों की, मैंने भी देखी हैं मूर्ति, कि कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये बोल्ड हैं। मैंने अजंता अलोरा में मूर्ति देखी हैं। मैं वहाँ अभी उड़ीसा में गया था, वहाँ देखी हैं मैंने। कभी किसी ने ये नहीं कहा ये मंदिरों पर ये निकासी क्यों की गई है। लेकिन मेरी कहानियों पर अगर मैंने थोड़ा सा 1-2 इंच थोड़ा सा सरका लिया किसी की बीबी को, तो ये बोल्डनेस हो गई। नहीं, कहानी तभी बनती जब कहानी में सच को दर्शाया जाता है। रियासी जैसी जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे एक्सपोज़र नहीं है मेरे ख्याल में, साहित्यिक एक्सपोज़र नहीं है। क्योंकि मैं रियासी में पढ़ा हूँ, तो आपका जितना भी एक्सपोज़र है वो जम्मू में आके हुआ है। तो रियासी में रहकर साहित्य सृजन करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। जी हाँ, ये आपने सही बात कही। रियासी में कोई भी साहित्यिक गतिविधि नहीं होती है और ना ही हो रही है। ना ही कोई लोग मुझे जानते थे, आज तक कोई नहीं जानता था कि मैं एक कहानीकार हूँ, साहित्यकार हूँ। लेकिन मैंने इस सफ़र को जारी रखा क्योंकि मेरे मन में एक लालसा थी कि मैं भी कहीं सोसाइटी में खड़ा हो सकूं, इसलिए मैं लिख रहा था। मुझे जम्मू के कुछ मित्रों से सहायता मिली, उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए मैं लगातार लिख रहा हूँ। रियासी में मुझे अब थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, लेकिन पहले लोग
नहीं जानते थे कि ये एक साहित्यकार है जो लिखता है। किसी को कोई सरोकार नहीं था मेरी कहानियों से, कोई मेरी कहानियाँ पढ़ता नहीं था, कोई मुझे पूछता नहीं था। इवन के मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानते थे कि ये कहानियाँ लिखते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ही लिखता। लेकिन जम्मू जैसे शहर में आपकी कदर तो थी, क्योंकि आपको बड़े चाव के साथ सुना जाता था, सुनते हैं लोग, आज भी पढ़ते हैं आपको। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी किताबें हमेशा फाइनल स्टेज तक पहुँची और फिर एक बार ऐसा हुआ कि आप साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत भी गए। कैसा लगता है साहित्यिक अकादमी का साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने पर? राजेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगा, मैंने कभी भी इनाम के लिए नहीं लिखा है और ना मेरी ये लालसा थी कि मुझे इनाम मिले। हाँ, कभी कभी कोई कह देता था कि आपकी किताब भी फाइनल में पहुंच चुकी है। मैंने आज तक 4-5 जो किताबें लिखी हैं ये सब फाइनल में पहुंची हुई हैं, लेकिन फाइनल में जाकर औंधे मुँह गिरी हैं। पता नहीं किसने गिराई हैं, लेकिन औंधे मुँह गिरी हैं। तो खुशी तो होती है एक इनाम पाना, एक इतना बड़ा इनाम पाना, खुशी तो होती है राजेश्वर जी। मैं भी बहुत खुश हूँ इस इनाम से। मुझे ना जम्मू में तो लोग जानते ही जानते थे, लोग मेरी कहानियाँ बड़े चाव से सुनते हैं। और आप जैसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे एक्सपोज करते हैं, आगे मुझे करते हैं, वैसे भी बहुत से लोग हैं जो मुझे हर फंक्शन में बुलाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस था कि मुझे मेरे घर में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। चलो, जब आपको अवार्ड मिला उसके बाद रिकॉग्निशन मिल गई। हाँ, उसके बाद क्या कहूँ, पूरा शहर मुझे रिसीव करने को 4-5 किलोमीटर नीचे आया था, ढोल धमाके, और पूरे शहर के लिए खाना बनाया हुआ था लोगों ने। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैं भी हूँ। अब आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल गया, लास्ट ईयर आपको मिला। कुछ साहित्यकार कहते हैं कि एक किताब प्रकाशित हो जाए तो उसमें फिर 3-4 वर्ष का गैप रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हो सकता है उनका ये सोचना हो कि एक किताब 5 वर्ष के लिए लगातार कंटेस्ट करती है साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए। वो सोचते होंगे कि शायद 2-4 साल ऐसे निकल जाए किताब, उसके बाद एक और प्रकाशित करवा ली जाए। लेकिन आपने तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक और किताब आपकी आ रही है, लगातार साहित्य सृजन। राजेश्वर जी, जो लोग ये सोचते हैं कि 4-5 साल के बाद ही किताब छापेंगे जब इनाम मिल जाएगा, वो सही मायने में साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार वही है, लेखक वही है जो लगातार लिखता रहे। और ये कोई किसी के लिए नहीं लिखना होता है, ये अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिखा जाता है। जो लोग इनाम के लिए लिखते हैं या लगातार नहीं लिखते हैं, मैं उनको साहित्यकार नहीं मानता हूँ। अब मैं क्या कहूँ, मैं किसी की बात क्या करूँ, मैं आपकी मिसाल देता हूँ। आप भी तो लगातार लिख रहे हैं, आपने भी तो कभी इनाम की लालसा नहीं की है, और आपके कितने किताबें लिख चुके हैं। मैं तो अभी थोड़े कम ही हैं आपसे, लेकिन आप तो इतना किया हुआ है। तो ये है कि असली साहित्यकार, असली लेखक वही है जो लगातार लिखता रहे। और साहित्य सृजन लगातार होना चाहिए। प्रोसेस में अगर आपको पुरस्कार मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन जब तक आपकी आत्म संतुष्टि ना हो तब तक साहित्य की सृजना होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये आत्मा की संतुष्टि के लिए आदमी लिखता है। और फिर मैं तो वो राही हूँ, मुझे तो चलना है। मंजिल का पता नहीं है कब पहुंचना है, या मंजिल है भी है कि नहीं है। मेरा काम तो चलना है, मैं चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप लगातार चलने में विश्वास रखते हैं, और हमारी कामना है, शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप लगातार अपना सफ़र जारी रखें, क्योंकि इसी से डोगरी साहित्य में आप जैसे कहानीकार की कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि राज राही जी ने कहा कि साहित्य सृजना जो भी होती है, और विशेषकर अगर आप फिक्शन पे काम करते हैं, कहानी लिखते हैं, तो कहानी अगर आपके मन को टच करती है, छूती है, तब तक लिखते रहिए। कोई क्या कहता है, किसी से
कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अस्तित्व के अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ मुझे राजेश्वर सिंह राजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।